नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ ले के यूट्यूब चैनल पर। तो आपको पता है कि हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के प्रीलिम्स 2026 के लिए लास्ट 12 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। और आपको ये भी पता है कि हम हर दिन 15 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और हम सिंपली यहाँ पर 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करके आगे नहीं बढ़ते, बल्कि हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अगर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड है तो उस कीवर्ड से रिलेटेड जितना भी स्टैटिक का पोर्शन है वो भी कवर करते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कुछ सेम ट्रिक्स। सेम ट्रिक्स का मतलब और कुछ नहीं है, जो भी बच्चे पहले से क्लासेस ले रहे हैं, है ना, अब तक की 63 क्लासेस देखी है, उनको ये पता है कि सेम ट्रिक्स का सिंपल सा मतलब है कि यूपीएससी की लैंग्वेज को समझना है। यूपीएससी की लैंग्वेज जहां पर हमें समझ में आ गई, हमारे लिए बहुत सारी स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, अभी आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्लासेस मंडे टू फ्राइडे डेली होती हैं। ठीक है, एंड दोपहर 2:05 पर इन वीडियोस को मैं अपलोड कर देता हूँ। बाकी अभी तक 63 क्लासेस हो चुके हैं, जिसमें हमने 2014 से लेके 2020 तक के प्रीवियस ईयर पेपर्स को कंप्लीट कर लिया। अभी करेंटली हमारा 2021 का प्रीवियस ईयर पेपर चल रहा है, जहां पर आज हम डे नंबर 64 में क्वेश्चन नंबर 46 से लेके क्वेश्चन नंबर 60 को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 को कंप्लीट करेंगे, मतलब 46 से लेके 60 तक कंप्लीट करने का आज हमारा काम है। ठीक है, चलिए अब अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। बस पेन चेंज कर लेता हूं मैं। अब देखिए जरा, इस बात को समझिए, अगर मेरी स्पीड आपको स्लो लगती है तो आपको क्या करना है, वीडियो की स्पीड को 1.25 या 1.5 पे कर लेना है। ठीक है, अभी हम 2021 का प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं। 46 से लेके क्वेश्चन नंबर 46 से लेके क्वेश्चन नंबर 60 तक को आज हम कंप्लीट करेंगे, मतलब 15 क्वेश्चन है। आपको एक काम करना है। क्या काम करना है आपको, कि 15 में से आपके कितने सही हुए। जब मैं इन क्वेश्चंस को करवाऊंगा उससे पहले मैं आपको टाइम दूंगा, आप सॉल्व करेंगे, तो आपको मुझे ये बताना है कि 15 क्वेश्चंस में से आपके कितने करेक्ट होते हैं। ये आप कैसे बताएंगे मुझे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, पता चलेगा कि आप डेली बेसिस पे, मुझे भी पता चलेगा कि कौन सा बच्चा डेली बेसिस पे कितनी ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला गया है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड एज द सेक्रेटरी विद हिंदू फीमेल स्कूल विच लेटर बिकेम विच लेटर केम टू बी नोन एज बेथ्यून फीमेल स्कूल। अब देखो, इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि देखो, प्रिंसिपल याद रखना, प्रेसिडेंट याद रखना, हर एक स्कूल का तो नहीं रख सकते, है ना, बट कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं जो, ये चारों ही पर्सनल इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको अब मैं इनमें से एक के बारे में बताऊंगा आपको जो भी इसका राइट आंसर होगा, बट आपको क्या करना है, बाकी जो तीन होंगी ना इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जो इधर ऑप्शन में दी है, उनके बारे में पढ़ लेना है। क्यों, अगर इनमें से एक इस बार पूछ लिया है तो आगे आने वाले सालों में बाकी तीनों से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है ना। तो आपको उनसे रिलेटेड चीजें याद करनी है, क्योंकि ये ऐसी पर्सनालिटीज नहीं है कि जिनके बारे में आपने सुना नहीं होगा। ये वो पर्सनालिटीज हैं जिनके बारे में आपने भली भांति तरीके से सुना होगा। 10 सेकेंड्स दे रहा हूं, इसे पढ़ लो, अपना आंसर मार्क कर लो, फिर मैं आपको बताता हूँ राइट आंसर क्या है। चलिए, चलिए, तो 10 सेकेंड्स हो गए। इसका जो राइट आंसर है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि सरोजनी नायडू और देवेंद्र नाथ टैगोर और एनी बेसेंट के बारे में आपको नहीं पढ़ना। यही तरीका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने का। अगर ऑप्शन में बाकी तीन पर्सनालिटीज दी हैं, दे आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, इनके बारे में जब क्वेश्चंस आएंगे, जैसे नाइटिंगेल वाला एक क्वेश्चन आएगा, तो हम सरोजनी नायडू के बारे में पढ़ लेंगे, आगे आने वाले सालों में आ जाएगा। एनी बेसेंट के ऊपर क्वेश्चन आया था होम रूल लीग से रिलेटेड, तब मैंने एनी बेसेंट के बारे में करवाया था। देवेंद्र नाथ टैगोर के बारे में आगे जाके क्वेश्चन आएगा, तो हम उसे तब कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको हमेशा बताया जो पर्सनालिटीज ऑप्शन में है, कभी ना कभी उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको कवर करना है। ठीक है, अब देखो, अभी हम क्या करते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आपको याद रखना है। ठीक है, मेनली जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो इधर से पूछा जाता है कि इनका सोशल रिफॉर्म जो था
मतलब कि सोशल लेवल पे इन्होंने कहाँ कहाँ काम किया, मेनली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे। तो आपको क्या याद रखना है, विडो रिमैरिज के ऊपर इन्होंने काम किया। एंटी पॉलीगैमी, पॉलीगैमी का मतलब क्या होता है, पॉलीगैमी का मतलब होता है कि एक मैन है, उसकी बहुत सारी बीवियां हैं, उसे पॉलीगैमी बोलते हैं। तो इसके अगेंस्ट उन्होंने काम किया, उन्होंने बोला कि एक आदमी की बहुत सारी बीवियां नहीं होनी चाहिए। प्लस इन्होंने चाइल्ड मैरिज के ऊपर काम किया, कि इन्होंने बोला कि चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए। वुमेन के अपलिफ्टमेंट पर काम किया। अब यही वो टाइम था जब ये जो बेथ्यून स्कूल बना है, ये इसीलिए बना है, ठीक है, इसी के ऊपर इन्हें काम करना था। यहाँ लिखा भी है, इस्टैब्लिश न्यूमरस गर्ल्स स्कूल सर्विंग एज अ सेक्रेटरी ऑफ बेथ्यून स्कूल। ये आपको याद रखना है। अब देखो मैं यही बोल रहा हूँ, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ऐसा नहीं है कि एक बार पूछ लिया इनके बारे में तो आगे नहीं पूछेंगे, इनके बारे में फिर से पूछेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो आपको इनके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है 19th सेंचुरी की, जिनसे रिलेटेड आपको पता ही होना चाहिए सब कुछ, ठीक है। क्या किया इन्होंने, चैंपियन दिस कॉज यूजिंग स्क्रिप्चर्स, लीडिंग द हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856। आपको याद रखना है कि हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट 1856 के ऊपर काम करने वाली एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी कौन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 के ऊपर काम करने वाले इंपॉर्टेंट आदमी कौन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। तो इसलिए ये तीन चीज याद रखो कि विमेन के अपलिफ्टमेंट पे काम किया, मतलब उन्हें पढ़ाने का काम भी किया है, ठीक है। एंटी पॉलीगैमी और चाइल्ड मैरिज के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी है। प्लस विडो रीमैरिज के ऊपर इन्होंने काम किया, कैसे किया है, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856 आए, इसके लिए इन्होंने प्रेशर क्रिएट किया, ठीक है। अब बाकी आप देख सकते हैं, बाकी सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है, जैसे एजुकेशन रिफॉर्म्स में इन्होंने क्या किया, संस्कृत कॉलेज ओपन टू नॉन ब्राह्मण्स, संस्कृत कॉलेज को नॉन ब्राह्मण्स के लिए भी ओपन किया, और उसमें इंग्लिश मैथ्स एंड साइंस को भी इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। संस्कृत ग्रामर को सिंप्लीफाई किया, ठीक है। क्रिएटेड प्राइमर्स एंड इंट्रोड्यूस मंथली एग्जाम्स। अब मैं वही बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट ऊपर वाला है सोशल रिफॉर्म, बाकी कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर पर्टिकुलरली एक क्वेश्चन इनके बारे में आ जाए तो इतना पूछेंगे, ठीक है। बाकी सारी चीजें आप अपने आप पढ़ सकते हैं और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे पूछा गया है एक क्वेश्चन, कॉलोनियल इंडिया में शाह नवाज खान, चलो अब मान लिया आपने नहीं सुना, प्रेम कुमार सहगल, मान लिया आपने नहीं सुना, पर इनके बारे में तो आपने सुना होगा, और ऐसे नहीं सुना होगा, इनका नाम आपने पढ़ा होगा, GS ढिल्लों। अब ये कौन है कौन नहीं है आपको मुझे बताना है, यू हैव 10 सेकेंड्स, उसके बाद हम देखते हैं क्या सही है क्या गलत है, चलिए। चलिए, अ, अब देखो जरा, GS ढिल्लों, बाकी के बारे में नहीं सुना कोई बात नहीं। अब देखो, एक चीज तो बहुत क्लियर है, स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पर तो आपने बिल्कुल नहीं सुना। ये एक बहुत सिंपल बात है, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट तो मैंने आपको कितनी बार करवा दिया, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए थे, और वहां पर मैंने आपको स्वदेशी मूवमेंट से रिलेटेड करवा दिया है बहुत बार, ठीक है। इंटरिम गवर्नमेंट जो 1946 में फॉर्म हुई, उसके मेंबर्स थे। अब मेंबर्स बहुत सारे होंगे, हो भी सकता है नहीं है, आज चलो आगे बढ़ते, नहीं पता ना, हो सकता है हो भी नहीं हो, कुछ पता नहीं है। मेंबर्स ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ड्राफ्टिंग कमेटी के तो बेटा आपको सारे के सारे मेंबर्स याद होंगे, उनमें तो इनका नाम नहीं आता। फिर आता है ऑफिसर्स ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, बिल्कुल, GS ढिल्लों जैसे दिखे आपको याद आ जाना चाहिए, ये बात होती है इंडियन नेशनल आर्मी की, ये आपको याद होना चाहिए। तो अभी हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, जब इस यहाँ पर हमने इसके बारे में पढ़ लिया है,
हमने इसके बारे में पढ़ लिया। इंटरिम गवर्नमेंट 1946 का आगे जब क्वेश्चन आएगा तो हम पढ़ लेंगे, बट मैं यही बोलता हूँ आपको प्रीवियस ईयर कैसे करनी है। अब यहाँ पे स्वदेशी दिख गया, आपको रिवाइज करना है। आपको इंटरिम गवर्नमेंट दिख गया 1946 की, आपको उसके बारे में रिवाइज करना है। ड्राफ्टिंग कमेटी दिख गया, उसके बारे में रिवाइज करना है। देखो इन दोनों के बारे में मैंने रिवाइज करवा दिया, बट इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा है। तो हम क्या करते हैं, आज की क्लास में इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो इसी पे बेस्ड है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले फॉर्मेशन एंड फिगर्स की फिगर्स की बात करते हैं। देखो दो फेज में आपको पता है कि जो इंडियन नेशनल आर्मी है उस टाइम पर बनी थी। पहला फेज क्या था 1942 का, जहां पर मोहन सिंह बखाना जो है उन्होंने क्या किया था, फॉर्म किया था इसको इंडियन नेशनल आर्मी को। कैसे, ये पीओडब्ल्यूज क्या है, प्रिजनर ऑफ वॉर्स। ठीक है, जो भी प्रिजनर ऑफ वॉर्स कैप्चर किए गए थे जापान के द्वारा साउथ ईस्ट एशिया में, उनको मिलाकर मोहन सिंह ने क्या किया था, मोहन सिंह ने इंडियन नेशनल आर्मी को बनाया था। फिर 1946 की बात है, 1943 की बात है, सेकंड फेज की। उस टाइम पर क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस आते हैं और इसी को, जो यही बनाई गई थी, इसको रिवाइटलाइज करते हैं। ठीक है, कैसे, जापान की हेल्प से। ठीक है, कैसे, एमिंग फॉर आर्म्ड लिबरेशन। कहां पे आर्म्ड लिबरेशन करने की कोशिश करी गई, इंडिया के अंदर। ठीक है, अब की लीडर्स याद रखो, मोहन सिंह के बारे में आपने पढ़ लिया, सुभाष चंद्र बोस तो आप भली भांति तरीके से जानते हैं, लक्ष्मी सहगल। क्यों आपको याद रखना है इनका नाम, क्योंकि जो रानी झांसी ब्रिगेड थी, आपको पता है इंडियन नेशनल आर्मी जो उस टाइम पर बनाई गई, उसकी एक फीमेल रेजिमेंट भी थी। एक है ना, एक वहां पर एक ब्रिगेड ऐसी बनाई गई जिसमें सारी की सारी विमेन थी, तो उसको नाम दिया गया रानी झांसी ब्रिगेड। तो उनकी जो हेड थी वो कौन थी, लक्ष्मी सहगल। ये आपको याद रखना है। फिर जीएस ढिल्लों, इनका नाम जैसे ही दिखे समझ जाओ इंडियन नेशनल आर्मी की बात चल रही है। शाह नवाज खान एंड प्रेम कुमार सहगल। अब आपको ये नाम भी याद होने चाहिए। ठीक है, उस टाइम पर सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या बोला था, गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम। रानी झांसी ब्रिगेड बनती है, मैंने आपको बताया था कि ऑल विमेन कॉम्बैट यूनिट बनती है, उसका नाम क्या रखा जाता है, रानी झांसी ब्रिगेड। ठीक है, यहाँ पर हमें हिंदू मुस्लिम सिख यूनिटी देखने को मिलती है, हिंदू मुस्लिम सिख यूनिटी देखने को मिलती है, और सब जो है वो कैसे फाइट कर रहे हैं, एज इंडियंस। अभी यहाँ पर कुछ नहीं है, धर्म में नहीं बांटा गया है। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में रूल कर रही है उसको क्या करना है, उसको ओवरथ्रो करना है, उसको खत्म करना है, उसे इंडिया से भगाना है, उसे निकाल के फेंकना है। ठीक है, ये इनका ऑब्जेक्टिव था। उसके बाद क्रूशियल क्या है यूपीएससी के लिए, आपको क्या पता होना चाहिए कि इन्होंने ब्रिटिश की मिथ को शैटर कर दिया था। कैसे शैटर कर दिया था, वो सोचते थे कि जो इंडियंस की लॉयल्टी है वो सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए, बट जब ये हुआ कि कहीं और से जाकर सुभाष चंद्र बोस जी ने, मोहन सिंह जी ने, जीएस ढिल्लों जी ने, और ऐसे बहुत सारे जो लीडर्स थे उनकी हेल्प से अब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ही इंडियन सोल्जर्स खड़े हो गए, तो उन्हें समझ में आ गया कि जो इंडियंस की लॉयल्टी है वो एब्सोल्यूट नहीं है, कि वो सिर्फ हमारे लिए नहीं है, वो अगर अपने लिए भी खड़ा होना चाहे तो हो सकते हैं। फिर आपको पता है उसके बाद क्या होता है, रेड फोर्ट में ट्रायल्स हुए थे जब वर्ल्ड वॉर टू को मतलब कि यूएस यूके और ये वाली जो साइड थी ये जीत गई थी, तो उस टाइम पर क्या हुआ था, फिर इनको मतलब अपने गन्स को छोड़ना पड़ा था। उसके बाद इनके अगेंस्ट ट्रायल लड़ा गया था रेड फोर्ट पर। कब, 1945-46 में। और उस टाइम पर जो कैप्चर किए हुए आईएनए ऑफिसर्स थे, इस वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया है, वो कौन थे, ढिल्लों, सहगल और खान। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर मास मोबिलाइजेशन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये थे, बहुत सारे थे, बट ये लीडर्स थे ना, उनमें से ये मतलब कि वहां पर ट्रायल के लिए गए थे, इनके अगेंस्ट ट्रायल चला था, इस वजह से ये नेशनल हीरोज की तरह सामने है। ठीक है, बाकी कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आप पढ़ सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें पढ़नी चाहिए थी वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, याद रखना, अगर मैं कोई चीज करवा रहा हूँ ना, देखो अभी क्या है कि क्वेश्चन बहुत ही सिंपल पूछा गया, आईएनए आर्मी, आईएनए जो है इंडियन नेशनल आर्मी, उसके सिर्फ और सिर्फ कौन पूछे गए, लीडर्स पूछे गए। अगली बार हो सकता है प्योरली क्वेश्चन इंडियन नेशनल आर्मी के ऊपर आ जाए, तो एक बार स्पेक्ट्रम से अच्छे से रिवाइज कर लेना कि इंडियन नेशनल आर्मी क्या थी, कैसे उनके अगेंस्ट ट्रायल शुरू हुआ, कहाँ पर कौन सी चीज फॉर्म हुई। मैंने आपको एक पॉइंटर्स के रूप में सब कुछ बताया, बट आपको रिवाइज जरूर करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब देखो जरा यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल था, ये क्वेश्चन बिल्कुल टिपिकल था, बट आपको यही देखना था कि क्या सही है क्या गलत है। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं क्योंकि देखो अब यहाँ पे ऑप्शंस भी ऐसे हैं, या तो दो स्टेटमेंट्स करेक्ट हो सकती हैं या तो एक स्टेटमेंट करेक्ट हो सकती है। तो मतलब कि गलत होने वाली चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो प्लीज स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना। यू हैव 15 सेकेंड्स, आफ्टर दैट आई विल टेल यू कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है। चलिए। चलिए अब देखिए जरा, यहां बोला गया है द निजाम ऑफ आरकोट एमर्ज्ड आउट ऑफ हैदराबाद स्टेट। ये कौन सी बात है, ये बात बिल्कुल भी नहीं है। जो ये निजामत ऑफ आरकोट थी, ये जो आरकोट था ये मुगल एम्पायर के अंडर आता था, ठीक है। उसके बाद ये कहीं जाकर क्या हुआ, एमर्ज, उससे मतलब निकल के बाहर आया। बट ये हैदराबाद स्टेट नहीं के अंदर नहीं था, ये किसके अंदर था, मुगल एम्पायर। चलिए, मैसूर किंगडम एमर्ज्ड आउट ऑफ विजयनगर एम्पायर, ये बात एकदम करेक्ट है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैसूर किंगडम जो था ना वो मतलब कि आपने क्या सुना, हैदर अली के बारे में आपने पढ़ा, टीपू सुल्तान के बारे में आपने पढ़ा, बट उससे पहले कौन था मैसूर में, उससे पहले एक डायनेस्टी थी जिसका नाम था वोदेयार, वोदेयार डायनेस्टी, ठीक है। और ये जो वोदिया डायनेस्टी थी ना, ये 15 सेंचुरी में हमें देखने को मिली, बट उससे पहले ये विजयनगर एम्पायर के अंडर ही थी। इसलिए बोला जाता है कि विजयनगर एम्पायर से ही ये वोदिया डायनेस्टी निकलती है, मतलब मैसूर किंगडम निकलता है। इसीलिए आपने देखा जब हैदर अली के बाद टीपू सुल्तान आए, टीपू सुल्तान को जब हरा दिया गया, उसके बाद वापस वोदिया डायनेस्टी को यहाँ पे बैठाया गया मैसूर की गद्दी पे। बट ब्रिटिशर्स की जिसे हम कहते हैं कि बात माननी पड़ेगी ऐसा करके, मतलब कि आपको पता ही है उस टाइम पे क्या होता था कि उन्हीं को गद्दी पे बैठाया जाता था जो ब्रिटिशर्स की बात माने। जैसे आजकल यूएस कर रहा है ना, वो क्या कर रहा है, जिस कंट्री को वो संभाल नहीं पा रहा वहां का तख्ता पलट करके वहां पे एक पपेट रूलर बिठा रहा है ताकि वो उसकी बात माने। वही उस टाइम पर ब्रिटिशर्स किया करते थे। ओके, अब देखो, इसके बाद आता है दिस। तो अभी हमारा क्या गलत हुआ, अभी हमारा ये गलत हुआ, ये एकदम करेक्ट है। और फिर रोहिलाखंड, हाँ, रोहिलाखंड किंगडम was formed out of the territories occupied by अहमद शाह दुर्रानी। अब देखो प्रॉब्लम ये है कि इसमें थोड़ी सी गलती ये हो गई कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पर देखा अहमद शाह दुर्रानी अफगान डाल दो क्या पता सही हो जाए, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। रोहिला खंड जो है ये अफगान चीफ जो थे उनके द्वारा, अफगान चीफ जो है उनके द्वारा फॉर्म किया गया था। और उसमें भी ये जो अफगान चीफ थे इनको लेड किसने किया था, लेड बाय दाऊद खान, ठीक है। और ये रोहिला खंड किंगडम जो है ये आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, ये आपको अवध रीजन में देखने को मिलता है, यूपी में, अवध रीजन, यूपी, ठीक है। ये प्लीज आप याद रखना। तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, बट हाँ ये क्वेश्चन उनके लिए हार्ड हो जाएगा जो मतलब कि मिडीवियल हिस्ट्री को छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। बट फिर मैं वही कहूंगा कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एग्जाम में बहुत है, अगर आपका कुछ छूट भी जाता है तो कोई बात नहीं, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद बहुत सिंपल स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। अब देखो किसके बारे में बोल रहा है, अमरावती स्तूपा। कल की एंशंट हिस्ट्री की क्लास में, चलो मैं आपको बता देता हूँ, जो भी बच्चे नए हैं उनको मैं बता देता हूँ। एंशंट हिस्ट्री के एनसीईआरटी के लेक्चर्स चल रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपको पता है कि हम किसे कवर कर रहे हैं, जो आपकी थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री बुक है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1। ये कौन सी बुक है आपकी, ये क्लास 12th की एनसीईआरटी है, ठीक है। ये मैंने कंप्लीट करवा दी है कल, मतलब दिस संडे दिस बुक वॉज कंप्लीटेड। इसमें 4 चैप्टर्स थे,
4 चैप्टर्स को मैंने 5 लेक्चर्स में कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, पहला जो चैप्टर है उसको 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करवाया, और बाकी जितने भी चैप्टर्स है उन्हें एक एक लेक्चर में कंप्लीट करवाया। तो उसमें हमने इन सारी 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 चीजों के बारे में डिस्कशन किया। तो मैं यही बोलूंगा, एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर है, 95% जो है उसमें एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड मिल जाएगी, बट 5% मैंने वो चीजें ऐड करी है जो एनसीईआरटी में अच्छे से दी नहीं गई, बट उसके कीवर्ड वहां पे मौजूद है, उनको मैंने अच्छे से आपको उन पीडीएफ में भी मिल जाएंगे, आपको क्लासेस में भी मिल जाएंगे। सॉरी, पहले आप क्लासेस देखिए, फिर आप पीडीएफ पढ़ लीजिए। ठीक है, आपको बहुत हेल्प होगी, ये जो छोटे मोटे क्वेश्चन है ये आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए जरा, यहाँ पे बोला है इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट है। सबसे पहले आता है कि अजंता केव्स। ठीक है, मैंने वहां पर भी करवाया, जब अजंता केव्स मैंने आपको कल करवाया है, अजंता केव्स से रिलेटेड मैंने इतनी सारी चीजें बताई आपको। ठीक है, कि यहाँ पर आपको जो चीजें देखने को मिलेंगी, आर्ट देखने को मिलेगा, वो बुद्धिज्म से रिलेटेड है। बट क्वेश्चन पूछ लिया कि अजंता जो है वो आपको कहाँ पे मिलता है, बोला गया है लाई इन द गॉर्ज ऑफ वघोरा रिवर। यार सबसे पहले तो गॉर्ज देखते ही आपको दिमाग में आ जाना चाहिए था, नहीं गॉर्ज पे तो ये नहीं है, ये तो हिल में है, तो गॉर्ज में ये कैसे हो सकता है। तो अगर इसके रिवर के बारे में नहीं पता होता, आप गॉर्ज से समझ जाते, समझे इस चीज को। तो जो इसका गॉर्ज ये लिखा हुआ है ना, ये इनकरेक्ट है। यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हिल। ठीक है, हिल। और क्या ये वघोरा रिवर है, वघोरा रिवर नहीं है, बेतवा रिवर पर है। कौन सी रिवर पे है, बेतवा रिवर। बट फिर भी मैं कहूंगा कि हाँ, दिस वॉज अ हार्ड क्वेश्चन। सांची स्तूपा की बात करें, बट ना ये क्वेश्चन आपके लिए बाकी स्टेटमेंट से रिलेटेड नहीं था, ये क्वेश्चन सिर्फ आपसे सांची स्तूपा से रिलेटेड था, क्योंकि वो चाहते थे कि सांची स्तूपा के बारे में इंसान को सब कुछ पता हो, क्योंकि एक पूरा आधा चैप्टर, चैप्टर नंबर 4 जो है वो आधा चैप्टर सांची स्तूपा पर बेस्ड है, समझे। तो वो चाहते थे कि एटलीस्ट सांची स्तूपा के बारे में पता होगा इनको, तो फिर इनको बाकी स्टेटमेंट्स पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सांची स्तूपा लाइज इन दी गॉर्ज ऑफ चंबल रिवर, ये क्वेश्चन था। क्या ये सही है, बिल्कुल ये सही है। ठीक है, कि ये गॉर्ज पे लाई करता है ऑफ चंबल रिवर। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है ये जो पांडु लेना केव्स हैं, केव श्राइन्स हैं, लाई इन दी गॉर्ज ऑफ नर्मदा रिवर, नहीं गोदावरी रिवर। बट या दिस क्वेश्चन वाज रिलेटिवली हार्ड। ठीक है, बाकी क्वेश्चन से गोदावरी रिवर। फिर उसके बाद अमरावती स्तूपा, क्या गोदावरी पे, नहीं अमरावती के ऊपर भी 3-4 पेजेस दिए गए हैं उसमें, आपकी बुक में चैप्टर नंबर 4 में। ये किस पे है, कृष्णा रिवर। अब मतलब एक बात समझ आ गई, अगर हम कोई भी मॉन्यूमेंट पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो हमें एक बार ये देख लेना है भाई कौन सी रिवर वहां से पास कर रही है, क्योंकि जो यूपीएससी है वो हमसे एक्सपेक्ट कर रही है कि हमें उसके बारे में भी पता हो, कि ये कौन सी रिवर के बैंक पे है या फिर कौन सी रिवर के आसपास है। प्लीज इस बात को याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब ये क्वेश्चन था। ठीक है, आपके पास कितना टाइम है, आपके पास 15 सेकंड है, थोड़ा पढ़ लीजिए। ठीक है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बट फिर भी जो मैंने आपको लैंग्वेज बताई है ना, उस लैंग्वेज को पढ़ के ही आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए। चलिए, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 21 फरवरी इज डिक्लेयर टू बी द इंटरनेशनल मदर डे, मदर लैंग्वेज डे बाय यूनिसेफ। अब देखो पता है क्या, मैंने आपको क्या बोला, जब भी कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये देते हैं, पता नहीं इनको क्या दिक्कत है, ये हमेशा गलत देते हैं। ठीक है, हमेशा गलत देते हैं, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, और वैसे भी आपको पता है कि ऐसा कोई डे अगर कोई रखता है, यूनिसेफ तो नहीं रखेगा। ठीक है, इससे रिलेटेड यूनिसेफ तो नहीं रखेगा, ये कौन रखेगा, ये यूनेस्को रखेगा, यूनेस्को।
तो ये इन्होंने ऐसे ही किया है। मैंने जो भी बच्चे स्टार्टिंग से देख रहे क्लासेस को, उनको पता है कि भाई जब भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और वो भी सिर्फ वो जो बहुत ही फेमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनको इन्होंने गलती की है। अगर कोई इनफेमस आ जाती है ना, तो उसे करेक्ट कर देते, पता नहीं क्या करते हैं। ठीक है, तो ये गलत हो गया। द डिमांड दैट बांग्ला हैज टू बी, याद रखो मैंने क्या बोला था, जहां पे वन ऑफ दी लिखा होता है ना, वन ऑफ दिस, वन ऑफ दैट, वो करेक्ट करेक्ट होती है। ठीक है, वो करेक्ट ही हुई हैं अब तक। आपको कितने क्वेश्चन मैंने दिखा दिए। द डिमांड ऑफ बांग्ला हैज टू बी वन ऑफ द नेशनल लैंग्वेजेस वाज रेज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। देखो ये नहीं बोला ना कि बन गई, ठीक है, या सबसे पहले से ही थी, ऐसा कुछ नहीं बोला। वॉज रेज्ड, कितनी जर्नल स्टेटमेंट है कि भाई एक भी इंसान आया होगा और उस टाइम पर जब बांग्लादेश पाकिस्तान का पार्ट था, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं बताया कि कब की बात करिए, ईयर नहीं दिया, स्पेसिफिसिटी है ही नहीं इस क्वेश्चन में। बस बोल दिया कि बांग्ला लैंग्वेज के डिमांड को रखा गया था। भाई रखा गया होगा, बांग्लादेश भी तो पहले पाकिस्तान का पार्ट था। किसी एक इंसान ने आके अगर एक दिन भी आकर उनके पार्लियामेंट में बोल दिया हो, उनकी कॉन्स्टिट्यूंट सॉरी उनकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बोल दिया हो कि हाँ बांग्ला को नेशनल लैंग्वेज मानना चाहिए, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा क्या? नहीं। मैं बोल तो रहा हूँ कितनी वेग स्टेटमेंट है। ना इन्होंने ईयर दिया, ठीक है, ना इन्होंने ये बोला कि किसने रेस किया, ना इन्होंने ये बोला कि रेस करने के बाद उस चीज को मान लिया गया, एक जर्नल स्टेटमेंट दे दी। और उसमें ये भी था वन ऑफ द, जो हमने देखा है जिस स्टेटमेंट में हमेशा करेक्ट हुई है। तो यहाँ पर भी क्या है, ये करेक्ट ही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ यूपीएससी की लैंग्वेज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 से 25 क्वेश्चन तो करेक्ट हो जाते हैं आपके वैसे ही, इसको ही पढ़ के, लैंग्वेज को ही समझ के। और बाकी के जितने क्वेश्चन है उनमें से कुछ कुछ स्टेटमेंट्स एलिमिनेट हो जाती हैं, तो आंसर तक पहुंचना आसान हो जाता है भाई साहब। इसलिए पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। देखो 46 से स्टार्ट किया था, 50 हो गए, 5 क्वेश्चन हो गए। अब सोच लो जरा 5 में से कितने करेक्ट हुए। ठीक है, क्योंकि जैसे ही 15 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे आपको मुझे कमेंट करके बताना है आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कितने नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर्माकल्चर और कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग। देखो पर्माकल्चर, मैं अप्रोच बताता हूँ आपको, अप्रोच क्या रखनी है। पर्माकल्चर जो है, परमा फार्मिंग जो है, ये न्यू टाइप की फार्मिंग है। न्यू टाइप की फार्मिंग है, और आपको पता है न्यू टाइप की फार्मिंग जो होती है वो सस्टेनेबल फार्मिंग की तरफ जाती है ना, कि हम नेचर को भी हार्म ना पहुंचाए और हमारा काम भी इजीली हो जाए। जो कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग है उसको क्या माना जाता है कि वो नेचर के लिए ठीक नहीं है, वो सस्टेनेबल नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, आपको यही आइडिया इन चारों स्टेटमेंट्स में ढूंढना है और देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। यू हैव 15 सेकेंड्स, आफ्टर दैट मैं आपको बताता हूँ क्या सही है क्या गलत है। चलिए, अब देखिए जरा पर्मा कल्चर फार्मिंग। पहले मैं आपको पर्मा कल्चर फार्मिंग के बारे में बता देता हूँ ना, फिर इस क्वेश्चन पे हम आ जाएंगे। देखो ये किसके बारे में हमने यहाँ पे बात करी है, मैं लिख भी देता हूँ। पर्मा कल्चर फार्मिंग, क्योंकि ना अब यहाँ पे डिफरेंस आ गया, बट आगे आने वाले सालों में डायरेक्टली पर्मा कल्चर फार्मिंग के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है पूरा का पूरा 3 स्टेटमेंट्स। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए पर्मा कल्चर फार्मिंग क्या है, और इसी तरीके से हम कीवर्ड को पढ़ के अपने आगे आने वाले सालों में जो क्वेश्चन होते हैं उनको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, देखो a design system for creating sustainable human settlement and agricultural systems। ठीक है, a design system for creating sustainable human settlements and agriculture system mimicking natural ecosystem। मतलब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, एक ऐसा सिस्टम बनाना है, एक ऐसा एग्रीकल्चर सिस्टम बनाना है जो नेचुरल इकोसिस्टम को मिमिक कर रहा हो। ठीक है, जैसे कि आपने एक फार्म बनाया, फार्म में आपके ट्रीज भी उग रहे हैं, आपकी क्रॉप्स भी उग रही हैं।
आप इस तरीके से अपने एग्रीकल्चर को कर रहे हैं कि वो सस्टेनेबल रहे नेचर के साथ, उसको पर्माकल्चर फार्मिंग बोलते हैं। इसके एथिक्स क्या कहते हैं इस कॉन्सेप्ट के, कि अर्थ की केयर होनी चाहिए, लोगों की केयर होनी चाहिए, दोनों एक साथ होना चाहिए, और फेयर शेयर होना चाहिए। मतलब कि जो आप बो रहे हैं उतना आपको शेयर भी मिलना चाहिए, उतनी जो आप मतलब मेहनत कर रहे हैं उसका शेयर भी उतना मिलना चाहिए। ठीक है। की प्रिंसिपल क्या है? वर्किंग विद नेचर, नॉट अगेंस्ट इट। कि नेचर के साथ रहकर काम करना है, केमिकल्स को यूज नहीं करना है। समझे इस चीज को? थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड थॉटफुल डिजाइंस, है ना, मतलब न्यू टेक्नोलॉजीज को यूज कर कर इस तरीके से हमें एग्रीकल्चर को करना है कि वो नेचर को हार्म ना करे। ठीक है। उसमें कौन कौन सी चीजें आती है? जैसे वाटर मैनेजमेंट है। ठीक है। अटकना स्टार्ट हो गया। अच्छा, वाटर मैनेजमेंट है, सॉइल हेल्थ को देखना है, बायोडाइवर्सिटी को ध्यान में रखना है। मतलब कि पहले कन्वेंशनल फार्मिंग में क्या किया जाता था? एक सिंगल क्रॉप को उगा दिया जाता था और उसी को उगाए जा रहे हैं। अगर राइस उगा रहे हैं तो राइस ही उगाए जा रहे हैं। ठीक है। बट पर्माकल्चर फार्मिंग में ऐसा नहीं होता। पर्माकल्चर फार्मिंग में आपको मिक्स्ड क्रॉपिंग करनी है, ताकि अगर कोई भी सॉइल एक टाइप के न्यूट्रिएंट्स को यूज करती है, तो जब दूसरी टाइप की क्रॉप आएगी तो उस टाइम पर क्या होगा? जो पहली क्रॉप के न्यूट्रिएंट्स जो कम हो गए थे वो रिप्लेनिश हो जाएंगे। ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, सॉइल में कभी भी किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी नहीं देखने को मिलती। एग्रो फॉरेस्ट्री मैंने अभी बताया आपको ऊपर, कि क्रॉप्स के साथ, लाइफ स्टॉक्स के साथ आपको ट्रीज को भी इंटीग्रेट करना है। ठीक है। फिर कन्वेंशनल एंड पर्माकल्चर में क्या डिफरेंस है आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, उसके ऊपर तो क्वेश्चन ही है, इसलिए मैं क्वेश्चन के हेल्प से ही आपको वो बता देता हूँ। ठीक है। एक वर्ड यहाँ पे आता है कि आपको मल्चिंग प्रोसेस का यूज करना है। ये मल्चिंग क्या होता है? देखो क्या है, ये आपकी पूरी फील्ड है। अब किया क्या जाता है मल्चिंग में? जितनी भी ये ड्राइड लीव्स हैं, लकड़ियां हैं, इसको इसके ऊपर बिछा देते हैं, क्रॉप के ऊपर। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो मॉइस्चर है वो क्या करे, वो सॉइल से ना जाए। ठीक है। क्योंकि आपको पता है, अगर आप समझो कि खाली जमीन पड़ी हुई है, तो सन जो है वो क्या करेगा? वो इवेपोरेट करेगा, है ना। सन रेजेस की वजह से हीट डेवलप होगी तो इवेपोरेशन प्रोसेस होगा। बट जब ये मल्चिंग करी हुई है आपने, इसके ऊपर ड्राइड लीव्स और लकड़ियां डाली हुई है, तो अब क्या होगा? क्रॉप के ऊपर से जो, क्रॉप के अंदर से जो मॉइस्चर है वो नहीं निकलेगा, है ना। तो इस वजह से क्या होता है कि ये जो मल्चिंग प्रोसेस है, ये भी प्लीज याद रखना, ये एक सस्टेनेबल मेथड है। ये क्या है? ये पर्माकल्चर फार्मिंग का एक मतलब कि एस्पेक्ट है मल्चिंग। ये प्लीज याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो जरा, अब पर्माकल्चर फार्मिंग डिस्करेजेस मोनोकल्चर। बिल्कुल, मोनोकल्चरल प्रैक्टिसेस को तो डिस्करेज करता है। कैसे? मैंने आपको बताया, इसमें बात करी जाती है मिक्स्ड क्रॉपिंग की, कि अलग अलग टाइप की क्रॉप्स जो हैं वो फील्ड में उगाओ। अगर एक बार राइस उगाना स्टार्ट कर दिया तो ये नहीं कि हर बार राइस ही उगाए जा रहे हैं, जैसे कन्वेंशनल फार्मिंग में करा जाता है। ऐसा नहीं करना, तो बिल्कुल सही है ये तो। बट इन कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस वर प्रीडोमिनेंट। दिस इज राइट। आपको भी देखने को मिलता है कि एक टाइप का जो, मतलब एक फार्मर है, कन्वेंशनली वो क्या करते थे? पहले वो क्या करते थे कि अगर एक क्रॉप उगाई है ना, कि वीट की ही मैं, मतलब वीट ही बोऊंगा तो वीट ही बोए जा रहे हैं, राइस बोना है तो राइस ही बोए जा रहे हैं, यही काम करे जा रहे हैं। ठीक है। तो ये बात एकदम ठीक है। अब जैसे ही वन ठीक हुआ, बाकी दोनों स्टेटमेंट्स तो निकल गई साइड में। अब मुझे पता है या तो थ्री करेक्ट होगा या तो टू करेक्ट होगा। अब देखो, आपको फोर्थ स्टेटमेंट को देखना भी नहीं है, आपको बस इन दोनों स्टेटमेंट को देखना है, अपना टाइम बचाना है। ठीक है। देखो, कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग में, मतलब ये पहले वाली फार्मिंग की बात करें, उसमें कैन कॉज, कैन 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 याद रखना, ये नहीं बोला कॉज करता ही था, कैन कॉज इंक्रीज इन सॉइल सैलिनिटी। बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? बट अक्रेंस ऑफ सच फिनोमिना इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन पर्माकल्चर फार्मिंग। एकदम करेक्ट है। क्यों? सॉइल सैलिनिटी कब बढ़ती है? जब सॉइल के अंदर से मॉइस्चर चला जाएगा। समझे? जब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वाटर जो है वो किसके ऊपर आएगा? सॉइल के ऊपर आएगा, मतलब क्रॉप के ऊपर आएगा। क्योंकि वाटर अपने साथ क्या लेके आता है? वाटर अपने साथ बहुत सारे मिनरल्स भी लेके आता है, जो सैलिनिटी बढ़ाता है। बट पर्माकल्चर फार्मिंग में इन सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है, इसमें नेचर का ध्यान रखा जाता है, इसमें सस्टेनेबली मैनेज किया जाता है एग्रीकल्चर को। तो ये एकदम करेक्ट है कि सॉइल सैलिनिटी के बढ़ने वाली जो चीज है वो हमें पर्माकल्चर फार्मिंग में नहीं देखने को मिलती है। अब मुझे बाकी जगह जाना भी नहीं है, मुझे पता चल गया वन टू करेक्ट है, मैं इसको मार के आगे बढ़ूंगा, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना।
ठीक है, बट क्योंकि अभी तो हम रिवाइज कर रहे हैं तो इस वजह से हम पढ़ लेंगे। कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग इज इजीली पॉसिबल इन सेमी एरिड रीजन्स, बट पर्माकल्चर फार्मिंग इज नॉट इजीली पॉसिबल इन सच रीजन्स। यार ये किसने कहा? सबसे पहले तो कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग इजीली किसने बोल दिया पॉसिबल है सेमी एरिड रीजन में? फार्मर्स यहाँ पर मरे जा रहे हैं, फार्मर्स के यहाँ पर इतना नुकसान हो रहा है जो वो बो रहे हैं, और सेमी एरिड रीजन में कैसे आप बोल सकते हैं कि वहां पे इजीली पॉसिबल है फार्मिंग? बिल्कुल गलत, यहीं पे गलत हो गया, इसको आगे जाना ही नहीं है। प्रैक्टिस ऑफ मल्चिंग, मल्चिंग मैंने आपको बताया था एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पर्माकल्चर फार्मिंग का, तो ये बोला गया प्रैक्टिस ऑफ मल्चिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पर्माकल्चर फार्मिंग बट नॉट नेसेसरीली सो इन दी कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग। एकदम ठीक है, बट मैं ये कह रहा हूँ ये स्टेटमेंट नहीं भी पता होता, पहली दो स्टेटमेंट से ही आप आंसर तक पहुंच जाते हैं ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जरा, यहाँ पे दिया गया है पाम ऑयल के बारे में। अब ये ना यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते थे क्योंकि हमने ना, चलो मैं तब बताऊंगा जब आंसर बताऊंगा। ठीक है, 15 सेकंड से आपके पास, प्लीज 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 आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे लैंग्वेज, यूपीएससी की लैंग्वेज को यूज कर कर, क्योंकि यूपीएससी की लैंग्वेज को यूज जब आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इनमें से दो स्टेटमेंट एकदम ठीक है, जो मैंने आपको इतनी 63 क्लासेस में अब तक करवा दिया है, उसको ही दिमाग में रखना है आपको। ठीक है, चलिए आपके पास 15 सेकंड है, फिर मैं बताता हूँ क्या सही है क्या गलत है। चलिए अब देखिए जरा, यहाँ पे दिया गया है कि पाम ऑयल जो है, देखो आप इस क्वेश्चन को कैसे गलत कर सकते थे। देखो मैं पहले तीनों स्टेटमेंट पढ़ता हूँ फिर बताता हूँ। द पाम ऑयल ट्री इज नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया। आपने क्या पढ़ा है अब तक कि जो ये मलेशिया है, इंडोनेशिया है, यहाँ पर एक बड़े लेवल पर खेती करी जाती है पाम ऑयल की, इसलिए यहाँ से जो है जो ऑयल है उसे इंपोर्ट भी किया जाता है। और यही रीजन था कि हमने फिर कोशिश करी कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है वहां पर पाम ऑयल की खेती करी जाए। ठीक है, चलो ठीक है, ये हमें नहीं पता था कि यहाँ का नेटिव है या नहीं है, बट ठीक है आगे बढ़ते हैं। बट इतना हमें पता था कि यहाँ पर सबसे ज्यादा उगाई करी जाती है, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है यहाँ पे पाम ऑयल की साउथ ईस्ट एशिया में। ठीक है, बट यही कैच था, वो यही चाहते थे आप ये सोचें, क्योंकि आप हमेशा ये पढ़ते हैं कि खेती कहाँ पे होती है, क्या वो वहां का नेटिव है या नहीं है, ये आप नहीं जानते, इसके बारे में आप बिल्कुल नहीं पढ़ते। आपको याद रखना है ये जो पाम ऑयल ट्री है ये वेस्ट अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका जो है वहां का नेटिव है, और साउथ ईस्ट एशिया में से 18th 19 सॉरी 19th 20th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस किया गया था और फिर इसकी खेती वहां पे करी गई थी। तो बस ये गलत था। और वैसे भी मैं आपको बताता हूँ ना, जब ये बोला जाता है कि ये पर्टिकुलर चीज यहाँ से स्टार्ट हुई, ये पर्टिकुलर चीज इसने स्टार्ट करी, ये यहाँ का नेटिव है, ये वहां का नेटिव है, ये गलत होती है स्टेटमेंट। ये हमने यूपीएससी की लैंग्वेज में देखा है। बट फिर भी ये क्वेश्चन आप सही तभी कर सकते हैं जब थोड़ी नॉलेज भी है, क्योंकि क्योंकि हमारा माइंड क्या कहता, हमारा माइंड तो ये कहता है यार ये जो है ना, ये तो मैंने देखा है यार, यहाँ पे तो प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है, ये यहीं का नेटिव होगा। तो यहाँ पर थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते थे कि लैंग्वेज तो पता था कि गलत होती है, पर क्योंकि आपका दिमाग ही कह रहा था यार प्रोडक्शन तो यहीं सबसे ज्यादा होती है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे धोखा खा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, फिर देखिए बाकी दोनों स्टेटमेंट कितनी सिंपल है। वैसे भी यहाँ पे जिस तरीके से ऑप्शंस को बनाया गया, हमें पता है ज्यादा से ज्यादा एक ही स्टेटमेंट गलत हो सकती है, और या तो क्या होगा एक भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, तो हमें पता तो चल गया 2 और 3 करेक्ट है। बट फिर भी देखो कितना आसान है। द पाम ऑयल इज अ रॉ मटेरियल फॉर सम इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग लिपस्टिक एंड परफ्यूम्स। ये नहीं बोला ऑल, बोला सम। तो हाँ, कुछ ऐसी लिपस्टिक और परफ्यूम्स की इंडस्ट्रीज होगी जिसमें इसे एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता होगा। देखो मैं बोलता हूँ वो लैंग्वेज से ही आपको बता देते हैं क्या सही है क्या गलत है। The palm oil can be used to produce biodiesel. Can bio, बायो का मतलब क्या है कि जो नेचुरल चीज है उससे आप कोई मतलब कि फ्यूल बना रहे हैं। ठीक है, तो पाम ऑयल बिल्कुल सही बात है।
पाम ऑयल जब भी आप किस किस का यूज करते हैं, आप यूज करते हैं प्लांट्स का, आप यूज करते हैं जैसे कि शुगर केन हो गया उसका, क्रॉप का यूज कर रहे हैं, आप एल्गे का यूज कर रहे हैं। इन सब से जब भी आप कोई भी मतलब कि जिसे हम कहते हैं कि एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, तो वो बायो एनर्जी का पार्ट है, जिसमें बायोडीजल भी एक है, और पाम ऑयल तो खुद ही आपको पता है एक टाइप का प्लांट है, एक टाइप की क्रॉप है, तो एकदम करेक्ट है। ठीक है, वो बिल्कुल बायोडीजल उससे बनाया जा सकता है। और वैसे ये भी नहीं बोला गया कि सिर्फ इसी से बनाते हैं, ये बोला गया कैन, क्यों नहीं बनाया जा सकेगा? अगर 0.000000001% भी बनाया जा रहा है तो करेक्ट है, क्योंकि कैन बोल दिया। समझे इस चीज को? तो 2 और 3 जो है यहाँ पे राइट आंसर था, ये आपको पता होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं। अब देखो जरा, ये क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम लोगों को हुई थी दो चीजों में। ठीक है, अब वो दो चीजें क्या थी, दो ऑप्शन क्या थे, उसके बारे में अभी हम डिस्कशन कर लेंगे मैप को देख के। बट ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो जरा, आप ठीक कर पाते हो नहीं कर पाते हो। यू हैव 15 तो नहीं 10 सेकेंड्स, फिर मैं बताता हूँ क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, चलिए। चलिए देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया, विद रेफरेंस टू इंडस रिवर सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग 4 रिवर्स, 4 रिवर्स दी गई है। ये इंडस रिवर सिस्टम का पार्ट है, आपको पता है चारों रिवर्स। इनमें से 3 जो है वो तो एक के साथ आके मिल जाती है, एंड देन वो जो एक है वो डायरेक्टली किससे मिलती है, इंडस से, ऐसे बोला गया। मतलब ये बोला गया ये ऐसे रिवर बह रही है, ये 3 तो मिल जाती है आपस में, फिर उसके बाद ये एक रिवर से मिलती है, और फिर डायरेक्टली ये किससे मिलती है, ये इंडस से जाके मिलती है, ऐसा बोला गया। अब आपको बोलना है ये वाली जो रिवर है जो डायरेक्टली मिल रही है इंडस से, वो कौन सी रिवर है। अब मैंने तो डायग्राम जैसे बनाया उससे ही आपको पता चल गया कौन सी रिवर है। बट फिर भी देखो, प्रॉब्लम क्या थी, हो क्या रहा था, लोगों को क्या कंफ्यूजन हुई। देखो, आपको पता है इंडस यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इस तरीके से मूव कर रही है, अभी ये पाकिस्तान में पहुंच चुकी है इंडिया को क्रॉस करने के बाद। फिर सबसे ऊपर आती है झेलम। प्लीज इसका ना वो भी याद रख लेना कि नॉर्थ टू साउथ किस तरीके से सारी रिवर्स हैं। सबसे ऊपर इंडस, फिर झेलम, फिर चेनाब, फिर रावी, फिर सतलज। प्लीज इसे याद रखना। ठीक है, ब्यास यहीं पे सतलज से मिल जाती है। देखो क्या है, यहां से झेलम आई, ठीक है, ये चेनाब में मिल गई। ये क्या है, ये झेलम जो है ये चेनाब में मिल गई, और फिर चेनाब अपना आगे बढ़ती गई। उसके बाद ये जो रावी आई, ये चेनाब से मिल गई और ये आगे बढ़ती रही। अब क्वेश्चन यही था कि ये जब यहाँ पे आई तो हम ये माने कि सतलज चेनाब में मिल गई है, या ये माने कि चेनाब सतलज में मिल गई है। क्वेश्चन ये था। बहुत सारे लोग इसी में कंफ्यूज थे, बहुत सारे लोग इसका आंसर चेनाब करके आए थे, बट यूपीएससी ने आंसर दिया कि चेनाब सतलज में मिलती है और सतलज फिर इंडस में मिलती है। तो ये क्वेश्चन, ये जो कंफ्यूजन था ये इस क्वेश्चन में बना रहा एंड तक, जब तक यूपीएससी ने अपनी आंसर की नहीं दी, क्योंकि लोग सोच रहे थे चेनाब होगा, पर चेनाब नहीं है। अब आगे वाले एग्जाम्स के लिए भी आपको याद रखना है, ये बोला गया है कि चेनाब सतलज में आके मिलती है, और सतलज फिर क्या करती है, वो इंडस में जाके मिलती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखो जरा, ऑलमोस्ट नाइन्थ क्वेश्चन है ये, देखते हैं आपके कितने ठीक हुए। देखो, कोई शर्माने की जरूरत नहीं है, अगर आपके 15 में से 5 भी ठीक हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी प्रीलिम्स के लिए बहुत टाइम है, आप मेहनत कर सकते हैं, आप कोशिश कर सकते हैं। क्या पता अगली क्लास के जो 15 क्वेश्चन है उनमें से आपके 14 ठीक हो जाए। तो इसमें शर्म नहीं करनी। अगर आपके 7 ठीक है ना, अगर आपके 6 ठीक है, अगर आपके 5 ठीक है, अगर आपके 2 भी ठीक है, आप बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई आपको जज नहीं कर रहा, कोई आपको पर्सनली नहीं जानता। ठीक है, बट अपने आप से ट्रू रहिए, अपने आप से सच्चाई, मतलब कि सच्चाई आप अपने अंदर लाइए कि हाँ यार मेरे इतने हैं, मैं इतना बताऊंगा, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। ठीक है, देयर इज ऑलवेज द रूम फॉर, जिसे हम कहते हैं कि करेक्टिंग योर सेल्फ फॉर ग्रोथ। ठीक है, तो प्रॉब्लम, मतलब कि इसके ऊपर इतना सोचना नहीं है कि 2 ही ठीक हुए, 4 ही ठीक हुए, 10 ही ठीक हुए। नहीं, हमेशा बताओ, सच बताओ। देखो, विद रेफरेंस टू इंडिया, दिदवाना, कुचामन, सरगोल, खाटू। अब आपको कुचामन पता हो, सरगोल पता हो, ना पता हो कोई बात नहीं, दिदवाना लेक और खाटू लेक तो पता ही होगा। खाटू श्याम जहाँ पे, वहीं पे खाटू लेक भी है।
ठीक है। दिदवाना तो कितनी बार सुना होगा आपने, दिदवाना लेक। ये क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन सा है, ग्लेशियर तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे इतना पता था, चलो अगर लेक भी नहीं पता होता, मुझे पता है दिदवाना कहाँ पे है, ये है हमारा राजस्थान में। खाटू कहाँ पे है, हमें पता है ये है राजस्थान में। तो मुझे पता था कि ये मतलब कि ग्लेशियर तो नहीं हो सकते। और मुझे पता है कि खाटू जहां पर है ना, खाटू जहां पर, वहां पर वो मैनग्रोव एरिया भी नहीं है। ठीक है। वो थोड़ा सा सेमी एरिड एरिया है। तो मुझे ये भी पता था ये तो नहीं होगा। फिर अब कंफ्यूजन था मुझे इस दोनों में, बट मैं क्या करता, मुझे इतना पता था कि यार देखो राजस्थान में है और दोनों ही ये लेक है। अब हो सकता है कि कोई भी इनमें से रामसर साइट हो, कौन सी नहीं हो सकता है ना, चार दिए गए हैं, चारों के बारे में बताना है। तो इस वजह से मैं भी सेलाइन लेक्स के साथ ही जाता, क्योंकि मुझे ये कंफर्म नहीं था कि क्या इनमें से एक भी रामसर साइट है या नहीं है, या फिर चारों रामसर साइट है या नहीं है, मेरे को प्रॉब्लम होती। तो मैं इसलिए क्या करता, मैं सेलाइन लेक के साथ जाता। क्यों? मुझे पता है कि दिदवाना लेक है, और खाटू जहां पर है वो सेमी एरिड एरिया है, तो क्या है वो, वहां पर खाटू वैसे मुझे पता था लेक है, पर मुझे पता है सेमी एरिड एरिया है, तो मुझे इससे पता चल गया था मैनग्रोव तो नहीं होगा वहां पे। ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अब आप क्या कर सकते हैं, आपको ये बता देते हो, ये चारों के चारों ही राजस्थान में, ये चारों के चारों ही कहाँ पर है, चारों के चारों ही राजस्थान में, याद रखना। ठीक है। अब आप क्या करना है, इसकी लोकेशन देखोगे, ये देखोगे, वो देखोगे नहीं, याद मतलब कि इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखो कि कुचामन, सरगोल, खाटू और दिदवाना सेलाइन लेक्स है। अब क्वेश्चन कभी पेयरिंग में आया ना, तो पेयरिंग में क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, इनमें से दिदवाना और खाटू तो मुझे नहीं लगता वो देंगे, पर कुचामन और सरगोल को देकर आगे लिख देंगे फ्रेश वाटर लेक। आपको याद रखना ये चारों ही सेलाइन लेक है, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। तो प्लीज इस बात को भी अपने दिमाग में रखना। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड था। ठीक है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए टाइम लगता। ठीक है। चलिए, तो आपके पास 15 सेकेंड है, फिर हम देखते हैं क्या सही है क्या गलत है। चलिए, अब देखिए ये जो है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड था। ठीक है, तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है। बट अब क्या है ना, जब ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो अब आपको ना इसके बारे में क्या पता होना चाहिए, इसके बारे में आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, कि ये कहाँ से राइज कर रहे हैं, कौन सी स्टेट से राइज कर रहे हैं, प्लस इनका जो माउथ है वो कहाँ पे, माउथ का मतलब है कहाँ पे ये एंड हो रही है, कौन से सी में जाके ये एंड हो रही है, ये पता होना चाहिए। और आपको ये बताना है इनमें से ईस्टर्न घाट्स में कौन से हैं। अब आपको नहीं पता चलेगा, ये जितनी भी है ना, ये सारी आपको ईस्टर्न साइड में ही उठती हुई मिलेंगी, बट ईस्टर्न घाट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, वहां से कौन सी आ रही है, दिस वॉज दी क्वेश्चन। ये आपको इसी रीजन में देखने को मिलेंगी चारों। ये जैसे ये पूरा इंडिया है, मान लो ये इंडिया का पार्ट है, प्लेट्यू रीजन है, डेक्कन प्लेट्यू, यहीं पर ये चारों जो है ये स्टार्ट हो रही है, बट कौन सी दो हैं जो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, वो क्वेश्चन था। दो इनमें से उड़ीसा से स्टार्ट हो रही है, वही हम देख लेते हैं अभी। देखो, जो नागवल्ली है, वो रिवर ओरिजिनेट कर रही है ईस्टर्न घाट से। ठीक है, कहाँ से, उड़ीसा से, दोनों उड़ीसा की है, मैंने बताया था ना। और वंशधारा जो है वो भी कहाँ से ओरिजिनेट कर रही है, ईस्टर्न घाट से, और दोनों एक ही जगह से है, कालाहंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। बट मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा हार्ड था, बट हाँ, एक इसमें से आप एलिमिनेट कर सकते थे, अगर आपको ये पता होता कि सुबर्णा रेखा जो है, ये रिवर जो है ये छोटा नागपुर प्लेट्यू से राइज होती है। देखो, मुझे ये पता था, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है, पीसीएस है, उसमें इस रिवर का बहुत बार जिक्र किया गया है। तो मुझे इतना तो पता था कि सुबर्ण रेखा जो है रिवर, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू से राइज होती है, तो मुझे पता था ईस्टर्न घाट तो नहीं होता, इसलिए जहां पर भी रेखा थी, थर्ड ऑप्शन जो था उसको मैं वैसे ही काट देता। और इस ऑप्शन से मुझे ये समझ में आता, इन दोनों ऑप्शन से, कि सेकंड तो एकदम करेक्ट है। अब मुझे ये ढूंढना था कि ये करेक्ट है या ये करेक्ट है, इसमें मुझे भी कंफ्यूज होता, नो डाउट। ठीक है। अब देखो जरा, जो ये
ब्रह्मणी है, ब्रह्मणी रिवर है, ये भी कहाँ से ओरिजिन इसका होता है, छोटा नागपुर प्लेट्यू से। तो अब ना आगे आने वाले एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन पेयर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये जो नागवल्ली वंशधारा है ये ओडिशा से राइज होती है, और कहाँ पर, ईस्टर्न घाट से राइज होती है, ओडिशा स्टेट है, प्लस डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, कालाहंडी। उसके बाद ब्रह्मणी और सुवर्ण रेखा जो है वो कहाँ से राइज होती है, वो राइज होती है छोटा नागपुर से, छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब एक लास्ट चीज जो आपको ये पता होना चाहिए, माउथ कहाँ पे है, चारों जो रिवर है वो ड्रेन होती है कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में। कहाँ पर ड्रेन होती है, बे ऑफ बंगाल में, ये पता होना चाहिए। आपको पता है क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन सी है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन सी है। अब आपने नागवल्ली का नाम नहीं सुना, ब्रह्मणी का नाम नहीं सुना, तो याद रखना है यही वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो याद रखना है ये कैसी है, ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। ये कैसी रिवर्स है, ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। प्लीज इस चीज को याद रखना। आड़ी टेढ़ी रिवर्स वो पूछते हैं जो आप रेगुलरली नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो यही रिवर्स होती है जो एक बार वो पूछ चुके होते हैं एग्जाम में। तो प्लीज इस तरीके से अब आपको चीजों को करना है। तो अब इसमें से राइट कौन सा हमें पता है कि एक हमने नागवल्ली देख लिया, एक हमने वंशधारा देख लिया, दोनों ओडिशा से राइज कर रही है ना, ईस्टर्न घाट से राइज कर रही हैं। तो हमारा क्या हो गया, सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ ईरा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जरा, बोला गया है, अच्छा ठीक है, यहाँ तो डायरेक्ट स्टेटमेंट है, कुछ ऐसा नहीं है। मैंने क्या बोला था आपसे, एक चीज प्लीज याद रखना कि जो स्टेटमेंट्स पहले आप एलिमिनेट कर सकते हैं उन्हें एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेट दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आपको पता होगा कि ये एकदम ही गलत है, या तो आपको पता होगा ये एकदम ही सही है। तो उससे आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देते हो। अगर आपको पता है एकदम ही सही है तो जिसमें वो नहीं है उसको आप एलिमिनेट कर दो। आप बोलोगे आज ये ट्रिक काम नहीं आती यार, मैं आपको दिखाऊंगा ये ट्रिक्स कैसे काम आती है उन वाले पेपर में जिसमें ओनली वन ओनली टू दिया गया, ठीक है। आपके पास है 15 सेकेंड्स, उसके बाद मैं बताऊंगा राइट आंसर क्या है। चलिए। चलिए, अब देखिए जरा, बोला गया है द ग्लोबल ओशन कमीशन ग्रांट्स लाइसेंस फॉर सी बेड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग इन इंटरनेशनल वाटर्स। चलो मुझे इतना पता है कि सी बेड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग इन इंटरनेशनल वाटर्स के लिए कोई तो लाइसेंस देता ही है, ये तो हमें पता है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ये काम करती है। नाउ दी क्वेश्चन इज कि क्या ये करती है या नहीं करती, क्वेश्चन है, मेरे को नहीं पता, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ के हिसाब से मुझे पता है एक ही स्टेटमेंट गलत हो सकती है, मुझे नहीं पता। चलो, इंडिया हैज रिसीव्ड लाइसेंसेज फॉर सी बेड मिनरल एक्सप्लोरेशन इन इंटरनेशनल वाटर्स। हैज रिसीव्ड, बिल्कुल बहुत पहले ही मिल गया था, ठीक है। और क्यों नहीं मिलेगा यार, हर एक देश चाहता है कि उसके पास ये लाइसेंस हो, तो इंडिया क्यों नहीं चाहेगा, बिल्कुल चाहेगा, तो उसके पास पहले से ये लाइसेंस है। रेयर अर्थ मिनरल्स आर प्रेजेंट ऑन दी सी फ्लोर इन इंटरनेशनल वाटर्स। अब एक बात सोचो भाई, अगर रेयर अर्थ मिनरल्स इंटरनेशनल वाटर्स, इतना वाइड एरिया है, इतना वाइड एरिया है, जितना हमारा देश भी नहीं है उससे भी ज्यादा वाइड एरिया है, उसका भी शायद 10 गुना ही हो। आप मुझे एक बात बताओ, वहां पर क्या ऐसा नहीं हो सकता 0.0000001% भी वहां पर रेयर अर्थ मिनरल्स हो सकता है। और अगर होंगे इतने से भी, तो भी ये चीज ठीक है कि आर प्रेजेंट। कितनी सिंपल स्टेटमेंट है, मैं क्या बोल रहा हूं, जब तक वो गलत करना नहीं चाहते स्टेटमेंट को, वो सिंपल रखेंगे स्टेटमेंट को। अगर वहां पे इन्हें ये गलत करना होता तो वो लिखते हैज रिसीव्ड इन दिस ईयर। समझे इस चीज को, अगर उन्हें इसे गलत करना होता वो कोई ईयर इंट्रोड्यूस करते। अगर उनको ये बताना होता ना कि इसको गलत करना होता तो वो यहाँ पे परसेंटेज ऐड कर देते कि आर प्रेजेंट इन 60% ऑफ द सी फ्लोर इन इंटरनेशनल वाटर्स, लेकिन नहीं, उनको ये सही करना था, उन्होंने क्या लिखा, सिर्फ आर प्रेजेंट हैज रिसीव्ड, करेक्ट है। अब क्वेश्चन बस यहीं पे था, और यहाँ आती है नॉलेज, एप्टीट्यूड से आपने ये दोनों करेक्ट कर ली, बट द क्वेश्चन वाज कि क्या ग्लोबल ओशन कमीशन ये काम करता है, ग्लोबल ओशन कमीशन ये काम नहीं करता। ये तो कुछ टाइम के लिए ही ये कमीशन बनाया गया था, ये तो कुछ टाइम के लिए ही ये कमीशन बनाया गया था। ये काम कौन करता है,
ये काम करता है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटरनेशनल, आईएनटी का मतलब होता है इंटरनेशनल, है ना, जो स्टार्टिंग से क्लास ले रहे हैं उन्हें पता है, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। अब क्या है ना, अब आपको यहाँ पर कीवर्ड मिल गया इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, जिससे रिलेटेड एक प्योर क्वेश्चन पूछा जा सकता है आगे जाके। तो आपको पता होना चाहिए इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी क्या है। वो काम मैंने आपके लिए आसान किया और यहाँ पे लिखा है। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी 1994 में स्टैब्लिश करी गई थी, आप बोल सकते हैं फॉर्म करी गई थी। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है, किसके अंडर आती है, यूएन क्लॉज के अंडर आती है। किसके अंडर आती है, यूएन क्लॉज के अंडर आती है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। मैंडेट क्या कहता है, रेगुलेट्स मिनरल रिलेटेड एक्टिविटीज, एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लॉइटेशन इन द एरिया बियॉन्ड द नेशनल ज्यूरिसडिक्शन इंटरनेशनल वाटर्स, इनडायरेक्टली क्या बोला गया, इंटरनेशनल वाटर्स फॉर ह्यूमैनिटीज बेनिफिट, ठीक है। प्लस इसके फंक्शंस जो है वो प्लीज याद रखना, और हेडक्वार्टर कहाँ है, जमाइका में है, किंगस्टन जमाइकन में। बट आपको मेनली फंक्शन पता होना चाहिए। फंक्शन क्या है, फंक्शन ये है कि ये एडमिनिस्टर करता है मिनरल रिसोर्सेज को, डेवलप करता है रूल्स फॉर माइनिंग एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर अब क्वेश्चन आता है फुल फ्लेजेड क्वेश्चन, तो वो आपसे चाहेंगे कि आपको ये सब पता हो। वो रूल्स डेवलप करता है माइनिंग के और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के, वो मरीन साइंटिफिक रिसर्च को प्रमोट करता है, वो ये इंश्योर करता है कि इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग हो कोई भी वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज है उनके बीच में। ऐसा ना हो जो पावरफुल कंट्रीज है उनके पास ज्यादा बेनिफिट पहुंचे, ठीक है। प्रोटेक्ट करेगा किसको, मरीन एनवायरनमेंट फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स। अब कैसे करेगा, ऑब्वियसली वो रूल्स बनाएगा माइनिंग एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड, उसकी वजह से क्या होगा, मरीन एनवायरनमेंट जो है वो प्रोटेक्ट किया जा सकता है। ऑर्गेनाइज करता है, कंट्रोल करता है, ग्रांट करता है लाइसेंस, जो हमारी एक स्टेटमेंट में दिया गया था, फर्स्ट स्टेटमेंट में, कि ये क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है, कंट्रोल करता है और लाइसेंस ग्रांट करता है किसको, किस लिए, सी बेड एक्सप्लोरेशन के लिए इंटरनेशनल वाटर्स, ठीक है। अब ये ग्लोबल ओशन कमीशन क्या था यार, ये तो 2013 से लेकर 2016 तक का एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इनिशिएटिव था जो प्रमोट करता था सस्टेनेबल ओशन गवर्नेंस को, बस इतना सा काम था। और ये तो तब तक खत्म भी हो गया था जब तक क्वेश्चन पूछा है, 2021 का पेपर है। उन्होंने क्यों ये क्वेश्चन पूछना चाहा, उन्होंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछना चाहा क्योंकि उस टाइम पर किसी रीजन की वजह से ये जो है वो न्यूज में रहा होगा, ठीक है। अब आगे आ जाओ एक मिनट, बस एक चीज है, जो सेकंड स्टेटमेंट थी ना कि इंडिया ने रिसीव किया, याद रखना, इंडिया पहली कंट्री बनी थी, पहली कंट्री बनी थी टू रिसीव द स्टेटस ऑफ पायनियर इन्वेस्टर इन 1987, और होल्ड करती है लाइसेंसेस फॉर दी आईएसए टू एक्सप्लोर पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। इसकी पॉलीमेटालिक नोड्यूल से रिलेटेड एक न्यूज जो थी वो, मतलब कि करेंटली, मतलब कि ये चीज न्यूज में है। ये मैंने आपको करंट अफेयर के सेशन में करवाया है, जिस जो भी नहीं देख रहा है वो देख ले, ठीक है। कहीं से भी करंट अफेयर कर लो, बट क्वेश्चंस करना इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चंस की फॉर्म में ही मैंने करंट अफेयर्स को रखा है, तो आप उसे जाके वहां जाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इंडिया होल्ड्स ऑल्सो होल्ड्स राइट टू एक्सप्लोर फॉर पॉलीमेटालिक सल्फाइड इन अनदर एरिया। अगर क्वेश्चन फुल फ्लेजेड क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी से रिलेटेड, तो वहां पे यही पूछा जाएगा कि क्या इंडिया होल्ड करता है लाइसेंस, नहीं करता, ऐसी एक स्टेटमेंट आएगी। प्लीज याद रखना कि इंडिया पहली कंट्री थी जिसको पायनियर इन्वेस्टर का स्टेटस मिला था। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है जो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी से रिलेटेड है, कि पहली कंट्री थी इंडिया जिसको ये स्टेटस मिला पायनियर इन्वेस्टर का 1987 में। तो प्लीज याद रखना, यहाँ पे सेकंड लिख देंगे, यहाँ पे थर्ड लिख देंगे और आपको कंफ्यूज कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, बोला गया है कि इनमें से लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप कौन सी है। लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप का मतलब क्या है, जो हाईली वाटर इंटेंसिव है, जो हाईली वाटर इंटेंसिव है। हाईली वाटर इंटेंसिव का मतलब क्या है, वो हाईली वाटर इंटेंसिव का मतलब है कि जहां पर पानी को बहुत ज्यादा यूज करना पड़ता है। और लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप का मतलब क्या है, उसका मतलब भी यही है कि जिस क्रॉप में बहुत ज्यादा पानी यूज करना पड़े उसको क्या बोलोगे आप, लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि ऐसी कौन सी क्रॉप है, आपको पता है सबसे ज्यादा पानी किसमें यूज होता है, शुगर केन क्रॉप में।
ठीक है। और ऊपर से प्रॉब्लम ये भी होती है, एक तो हाईली वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, साथ ही साथ इसके, ऐसे लिख देता हूं, विद अ लॉन्ग ग्रोइंग पीरियड, ग्रोइंग पीरियड, ठीक है, ये याद रखना। बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। शुगर केन के बारे में कुछ डेटा आप देख लेना, ठीक है। कैसे डालना मैं बताता हूँ आपको, ऐसे लिखना, अपने नेट पे सफारी यूज कर रहे हो या क्रोम यूज कर रहे हो, कुछ भी उस पर ऐसे लिख देना जाकर कि शुगर केन पॉइंटर्स यूपीएससी, बस आपको कुछ पॉइंटर्स आएंगे, वो पढ़ लेना उसके बारे में। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि शुगर केन के बारे में पहले मैं प्रीवियस ईयर क्लासेस में बता चुका हूँ, है ना। अब देखो, ये क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट वाला। ये क्वेश्चन आप तभी कर सकते हैं जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो ट्रेड विंड से रिलेटेड। ओके, अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन ये बोला गया कि ट्रॉपिकल जोन में क्या चलता है, ट्रेड विंड की हेल्प से कैसे वार्म वाटर्स कहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं और कोल्ड वाटर्स कहाँ पे देखने को मिलते हैं, और टेम्परेट जोन में क्या देखने को मिलता है। मैं क्या करता हूँ, मैं आपको ट्रॉपिकल जोन से रिलेटेड चीजें समझा देता हूँ, है ना। टेम्परेट रीजन में उसका एकदम उल्टा होगा, बट आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो टेम्परेट जोन का भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो, उसके लिए आपको ये समझना है, इस टेक्स्ट पे बाद में जाएंगे, पहले ये देखो, ट्रॉपिकल रीजन कौन सा रीजन है। ट्रॉपिकल रीजन है यहाँ से लेके, मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक का रीजन, और इस बीच के रीजन को आप क्या बोलेंगे, इस बीच के रीजन को आप बोलेंगे ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। ट्रॉपिकल जोन में आप देख रहे हैं जो नॉर्थ है, रुको एक मिनट, मैं इसको जूम कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। अब देखो जरा इधर आओ, आपको देखने को मिल रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जहां पर है, वहां पर जो विंड की मूवमेंट है वो ईस्ट से स्टार्ट हो रही है और वेस्ट की तरफ जा रही है ना। ईस्ट से स्टार्ट हो रही है और वेस्ट की तरफ जा रही है, ऐसे, ऐसे, मतलब कि इस तरीके से जो एयर है उसकी मूवमेंट हो रही है, विंड की मूवमेंट हो रही है। और साउथ में भी ऐसे ही है कि ईस्ट से लेके वेस्ट की मूवमेंट हो रही है, ईस्ट से लेके वेस्ट की मूवमेंट हो रही है, ईस्ट से लेके वेस्ट की मूवमेंट हो रही है, ईस्ट से लेके वेस्ट की मूवमेंट हो रही है, ठीक है। ये हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। टेम्परेट रीजन का इसका एकदम उल्टा है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले इसको समझ लेते हैं, थोड़ा सा मैं जूम कम कर देता हूँ, रुको, हम फिर इधर आ जाएंगे। अब ठीक है, थोड़ा सा जूम इन, बस। अब देखो जरा, यहाँ पर लोकेशन में क्या हो रहा है, ट्रॉपिकल जोन की लोकेशन बताइए, वो मैंने आपको बता दी। प्रिवेलिंग विंड्स, प्रिवेलिंग विंड्स में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इस तरीके से ईस्ट टू वेस्ट जो है वो मूव कर रही है, क्या मूव कर रही है हमारी विंड्स, ट्रेड विंड्स। अब देखो होता क्या है, आपको पता है, अगर ये ओशन है, ठीक है, ये आपको ओशन देखने को मिल रहा है, आपको पता है जो ऊपर वाली लेयर है ड्यू टू सनलाइट वो गर्म होती है, और नीचे वाली जो लेयर्स हैं वो ठंडी होती है। मतलब कि ये वाली लेयर जो है ये आपको वार्म देखने को मिलेगी, और ये वाली जो लेयर है ये आपको कोल्ड देखने को मिलेगी। अब होता क्या है, जब ये इस तरीके से मूव करना शुरू करती है, ईस्ट से लेके वेस्ट की तरफ मूव मूव करना शुरू करती है, तो इस वजह से ये जो वार्म वाटर है ना, ये वार्म वाटर भी मूव करना शुरू कर देगा, ये वार्म वाटर भी मूव करना शुरू कर देगा, क्या करेगा, ये वार्म वाटर भी मूव करना शुरू कर देगा। तो ये समझ लो, ये वाटर बॉडी है, अगर ये वाटर बॉडी है तो अब आपको क्या देखने को मिल रहा है, ईस्ट टू वेस्ट ये मूव कर रही है। अब आपको देखने को मिलेगा कि जो वार्म वाटर है वो किस तरफ मूव होता जा रहा है, वो इस तरफ मूव होता जा रहा है, मतलब कि जो ये वेस्टर्लीज है, ईस्ट से लेके, सॉरी, जो ये ईस्ट से लेके वेस्ट की तरफ ट्रेड विंड्स मूव कर रही है, ये वार्म वाटर को भी इस तरीके से मूव करवा देगी। और अब आपको वेस्टर्न साइड पे वार्म वाटर देखने को मिलेगा, आपको क्या देखने को मिलेगा कि वेस्टर्न साइड पे वार्म वाटर आ चुका है। और इसकी वजह से क्या होता है, जब देखो ऊपर से पानी गायब हुआ, ऊपर से वार्म वाटर गायब हुआ, तो नीचे वाला जो कोल्ड वाटर है वो उसकी जगह ले लेता है। तो ईस्टर्न पार्ट पे आपको क्या देखने को मिलेगा, इधर ईस्टर्न पार्ट में आपको कोल्ड वाटर्स देखने को मिलेंगे, ये कॉन्सेप्ट कहता है। यहीं पे ये, यहाँ पे यही लिखा है, ट्रॉपिक्स में डोमिनेंट विंड्स आर दी ट्रेड विंड्स, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में दे ब्लो फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, मतलब कि इस वाले रीजन से इस तरफ, मतलब कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ ये मूव करती है। साउदर्न हेमिस्फेयर में भी ऐसे इन्फ्लुएंस क्या होता है, ये देखो, जो ये ट्रेड विंड से ये क्या करती है, ये जो सरफेस लेयर है, मैंने बताया ऊपर वाली लेयर वार्म होती है, इसको क्या करती है, टुवर्ड्स दी वेस्टर्न साइड ऑफ द ओशन बेसिन मूव करवा देती है। क्या करती है, वेस्टर्न साइड में मूव करवा देती है। आपको पता है अगर ये वाटर बॉडी है तो ये ट्रेड विंड्स अपने साथ ऊपर का जो वार्म वाटर है ये इस साइड ले जाएगी, और नीचे से कोल्ड वाटर आ जाएगा उसकी जगह लेने के लिए। अब यही इसका एकदम उल्टा होता है टेम्परेट जोन में, ठीक है, ये है टेम्परेट जोन। इसमें क्या हो रहा है,
वाटर कैसे मूव कर रहा है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको ये देखने को मिलेगा जो वाटर बॉडी है उसमें अब ट्रेड, अगर विंड्स जो है वो इस तरीके से मूव करेगी तो वो वाटर को, वार्म वाटर को कहाँ ले जाएगी, वो ईस्टर्न साइड पे ले जाएगी, और वेस्टर्न साइड में क्या हो जाएगा, कोल्ड वाटर आ जाएगा। अब आपको एक बात समझ में आई कि ट्रॉपिकल जोन से एकदम उल्टा टेम्परेट जोन में हो रहा है, ट्रॉपिकल जोन से एकदम उल्टा टेम्परेट जोन में हो रहा है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। ये बोला गया, इन ट्रॉपिकल जोन द वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशन, यहां बोला है ओशन, वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशन आर वार्मर। ये आया इस तरीके से, ट्रॉपिकल रीजन में विंड्स मूव कर रही हैं, नॉर्थ ईस्ट रीजन से, नॉर्थ ईस्ट रीजन से साउथ वेस्ट रीजन में मूव कर रही है, मतलब कि ऐसे याद रखो, ईस्ट से वेस्ट मूव कर रही है। ठीक है, इतना भी कंफ्यूज मत होना, बस इतना चीजें पता होनी चाहिए कि याद रहे, एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। वेस्ट साइड पे सारा गर्म पानी ला रही है, वही यहाँ पे बोला गया वार्मर है। टेम्परेट में मैंने क्या बोला, इसको उल्टा हो रहा है, टेम्परेट में क्या हो रहा है, इधर पानी जमा हो रहा है, ये कौन सी है, ईस्टर्न साइड। तो यही बोला गया वेस्टर्लीज जो है वो क्या कर रही है, मेक द ईस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशन वार्मर। एकदम बात ठीक है, यही कॉन्सेप्ट था जो आपको पता होना चाहिए, दोनों करेक्ट है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। यही कॉन्सेप्ट था जो आपको पता होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं क्लास में, आई होप आपको मजा आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा तो जरूर कमेंट करके बताना कि सर जी ये मजा आ गया। ठीक है, अब देखो जरा, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियाज प्रिपरेशन फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, ये एक्चुअली ये जो है ना, ये फॉर्म हुआ था 2011-12 में, और हो गए इसको फिर ये 11-12 में क्लाइमेट स्मार्ट विलेज, हाँ क्लाइमेट स्मार्ट विलेज 11-12 में हुआ था, ये 2010 में हुआ था। ये जो है ये 2010 में हुआ था, ये 2011-12 में हुआ था क्लाइमेट स्मार्ट विलेज। तो ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, 2010 में हुआ मतलब 2020 में इसको 10 साल पूरे हो गए, जब 10 साल पूरे हो गए तो 11वें साल क्वेश्चन आएगा भाई साहब। ठीक है, ये आपको याद रखना है हमेशा। इसी बेसिस पे मैं आपको करंट अफेयर्स करवाता हूँ, इसी बेसिस पे मैं आपको करंट अफेयर्स करवाता हूँ, यही रीजन है मेरा करंट अफेयर्स करवाने का, मुझे पता है क्या वो पूछ रहे हैं क्या वो नहीं पूछ रहे हैं, और उससे रिलेटेड मैं आपको करंट अफेयर्स करवाता हूँ। प्लीज उस सेक्शन को करो, उस वीडियोस को करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि जहाँ से आप पढ़ रहे हो, मुझे पता है मेनली जो है वो जो 2-3 कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनके आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, आप बिल्कुल पढ़िए, बट आप क्वेश्चन जब आपको सॉल्व करने हो आप इधर आ जाइए। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में, बात खत्म। यही तो हमारा सारा एम है कि हमें यह पता चल जाए कि हम कितने पानी में हैं, हम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जरा, अब इस क्वेश्चन में ये बोला गया कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर जो है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, वो आपको देखना है कि इंडिया की प्रिपरेशन क्या है इससे रिलेटेड। ये बोला गया, द क्लाइमेट स्मार्ट विलेज अप्रोच इन इंडिया इज अ पार्ट, ये नहीं बोला कि सिर्फ यही है, बोला है इज अ पार्ट। तो ये आपको दिख रहा है, ये वन ऑफ देम का एक अलग तरीका है लिखने का, इज अ पार्ट। और मैंने क्या बोला, जब भी आपको लिखा हुआ आता है ना वन ऑफ दीज, तब वो स्टेटमेंट करेक्ट होती है, और यहाँ पे उसको चेंज करके क्या लिख दिया, इज अ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट लेड बाय क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर फूड सिक्योरिटी। अब मैंने आपसे क्या कहा था, जब भी वो किसी भी ऐसी मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन की बात करें या किसी भी ऐसे काउंसिल की बात करें जो बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, उसको वो करेक्ट कर देते हैं, समझे। तो यहाँ पर आपने भी क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी के बारे में नहीं पता होगा, और ये बोला गया इस प्रोजेक्ट को ये लेड कर रहे थे, एकदम सही है। फिर आता है, द प्रोजेक्ट ऑफ CCAFS, मतलब कि क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर फूड सिक्योरिटी, is carried out under the consultative group of international एग्रीकल्चरल रिसर्च हेडक्वार्टर इन फ्रांस। अब यहाँ पे आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती कि क्या यही इसको कैरी कर रही है नहीं कर रही है, और उसके बाद दूसरा डेटा दे दिया कि फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। अब इतना कोई नहीं पढ़ता, इस वजह से बस ये क्वेश्चन जो है वो मुश्किल हो गया था, हार्ड था, बस इसीलिए हार्ड था, सेकंड स्टेटमेंट की वजह से, क्योंकि हमें ऑप्शन देख के पता चल गया था कि या तो एक गलत होगा या तो एक भी गलत नहीं होगा। पर इसमें आपको कंफ्यूजन बनी रहती कि अगर आप ये भी समझ लेते कि ये इसका जो मतलब कि इसको कैरी आउट जो कर रहा है वो ये कर रहा है, बट आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ्रांस में हेडक्वार्टर है या नहीं है। बट ये बात सही है, बट ये हार्ड क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, मैं बोलता हूँ 50% से कम कट ऑफ जाती है, देयर इज अ रीजन फॉर दैट, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 10 क्वेश्चन मिनिमम, 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे होंगे एग्जाम में जो आपको हवा भी नहीं लगेगी कि भाई ये क्या आ गया,
बट आपको तैयार रहना है उन 80 to 90 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जिनको आप अपनी सेंस से, एप्टीट्यूड से और नॉलेज से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। फिर लास्ट दिया गया है, द इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स इन इंडिया इज वन ऑफ दी जैसी आ गया, करेक्ट मार दो। ठीक है। ये स्टेटमेंट तीनों का फर्स्ट एंड थर्ड तो आप एप्टीट्यूड से ही करेक्ट कर देते, सेकंड में प्रॉब्लम आती और मैं इस बात को मानता हूं। ठीक है, 1 2 3 करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। लास्ट क्वेश्चन के बाद आपको पता है आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको मुझे बताना है आपके कितने क्वेश्चंस जो है वो ठीक हुए और कितने गलत हुए। ठीक है। अब देखिए, leaf litter decomposes faster than in any other biome and as a result the soil surface is often almost bare। देखो, जब भी आपको ऐसी चीजें देखने को मिलती है ना, आपको बस एक वर्ड ढूंढना है, एक वर्ड। वो वर्ड जैसे ही दिख जाए ना, समझ जाना वो कौन से मतलब कि कौन से टाइप के फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं। अभी मुझे कुछ समझ नहीं आया, बस मुझे इतना समझ आया कि डीकॉम्पोजिशन रेट जो है वो बहुत फास्ट है। ठीक है। और ऐसा मुझे वहीं देखने को मिलेगा जहां पर बहुत ज्यादा ह्यूमस है। बहुत ज्यादा ह्यूमस कहाँ होगा वो भी देखते हैं। अपार्ट फॉर ट्रीज, द वेजिटेशन इज लार्जली कंपोज्ड ऑफ प्लांट फॉर्म्स दैट रीच अप टू द कैनोपी विकेरियसली। अब मुझे समझ में आ गया भाई, एक ही ऐसा वेजिटेशन हमें मेनली देखने को मिलता है जिसमें जो प्लांट्स होते हैं वो ट्रीज की हेल्प से ट्रीज के टॉप तक पहुंच जाते हैं, और वो कौन सा है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। बट फिर भी मैं और पढ़ूंगा। बाय क्लाइंबिंग द ट्रीज एंड ग्रोइंग एज एपीफाइट्स। एपीफाइट्स कहाँ देखने को मिलते हैं, फिर से मेरे को सेकंड चीज से पता चल गया एपीफाइट से कि भाई ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होगा। रूटेड ऑन द अपर ब्रांच ऑफ द ट्री, बिल्कुल इसका आंसर क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब क्या इसका मतलब हम बाकी नहीं पढ़ेंगे, एक बार इससे रिलेटेड पूछ लिया तो बाकियों से नहीं पूछेंगे। लेकिन ये क्वेश्चंस जो आते हैं ना, हमेशा जितने भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आए हैं वो बहुत इजी आए हैं, वो बहुत इजी आए हैं। तो अगर आप मुझसे कहेंगे ना कि सर फॉरेस्ट से रिलेटेड जो डिफरेंट टाइप के फॉरेस्ट है उससे रिलेटेड एक वीडियो बना दो, तो मैं आपके लिए बिल्कुल बना दूंगा। बट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मैं करूंगा। बाकी एक काम आपका भी क्या है, एक काम आपका ये है कि आपको मुझे बताना है कि 15 में से कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हैं। ठीक है। तो आई विल वेट, आप लोगों के कमेंट सेक्शन में वेट करूंगा, देखूंगा किसके कितने ठीक हुए। ठीक है। अब हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ध्यान रखिए।